देखिए, साल 2006 में एक संगठन तैयार किया जाता है जिसका काम होता है कि राजे रजवाड़े रियासत और खासकर राजपूत संस्कृति की किस तरह से उसका संरक्षण किया जाए, कैसे रक्षा की जाए, इस पर वो काम करती है। धीरे धीरे समय बदलता है, विस्तार होता है संगठन का विस्तार होता है तो कुनबा भी बढ़ता है, और कुनबा बढ़ता है तो फिर मतभेद भी होते हैं, और मतभेद जहाँ आते हैं वहाँ हमेशा टूट पड़ती है। तो ये संगठन भी टूटकर 3 हिस्सों में हो जाता है। आप समझ ही गए होंगे हम बात कर रहे हैं करणी सेना की। उनके नाम में बताती हूँ आपको। पहला है क्षत्रिय करणी सेना है, और दूसरा है श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना, और तीसरा है श्री राजपूत करणी सेना। तो इस तरह से 3 संगठन तैयार हुए। तो आज हमारे साथ जो मेहमान हैं, हम इसी पर चर्चा करेंगे। करणी सेना का आखिर राष्ट्रीय पटल पर क्या भूमिका है उसकी, क्या उद्देश्य हैं उसके, क्या मुद्दे हैं, और आज के समय में करणी सेना क्या कर रही है। इन सब बातों के, इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए जो हमारे साथ खास मेहमान हैं, हम उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ हैं क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और मध्य प्रदेश के अध्यक्ष इंदल सिंह राणा जी। आज हम इनसे ही शुरुआत करते हैं और इनसे ही सब कुछ जानेंगे कि आखिर करणी सेना किस भूमिका से अब आगे बढ़ रही है वर्तमान राजनीति को देखते हुए। तो सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आप कैसे इस संगठन से जुड़े? था कि मैं कैसे इस संगठन से जुड़ा। हाँ। तो परम पिता परमेश्वर परमात्मा की कृपा है कि मैं एक राजपूत समाज में जन्म लिया हूँ और मुझे गर्व है। और राजपूतों का संगठन करणी सेना है चूँकि, तो मुझे अवसर प्राप्त हुआ और मैं करणी सेना में जुड़ा, समाज की सेवा के लिए, समाज के उत्थान के लिए। तो मैं शुक्रगुजार हूँ उस परमात्मा का जिन्होंने मुझे क्षत्रिय कुल में पैदा किया और अवसर मिला मुझे करणी सेना में जुड़ने का। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपसे फिर यही सवाल पूछना चाहूंगी कि जैसे पहले राजे रजवाड़े हुआ करते थे, छोटी छोटी रियासतें होती थी, आपस में लड़ाई होती थी, क्या अब भी वही चल रहा है, उसी विचारधारा पे चल रहे हैं? क्योंकि करणी सेना अलग अलग टुकड़ों में हुई, अब किस विचारधारा से ये लोग अलग हो रहे हैं और सबके उद्देश्य क्या अलग अलग हैं? जी, अनेकता में एकता, एक ही संगठन है करणी सेना। कुल मिला के मैं छोटे शब्द में कहूँ तो अनेकता में एकता के जो दर्शन होते हैं वो करणी सेना में होंगे आपको, क्योंकि ये वीरों का संगठन है और विचारों के मतभेद होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली अंततः सिद्धांत एक होते हैं और उस सिद्धांत के लिए हम सब लड़ रहे हैं। और जब लड़ाई होती है तो चाहे मुगलों से लड़ना हो, मैं मुगलों का इसलिए बोल रहा हूँ कि आपने बोला राजे रजवाड़ों से, तो मैं वहीं से शुरू कर रहा हूँ कि चाहे मुगलों से लड़ना हो, चाहे किसी भी विपरीत परिस्थिति से लड़ना हो, तो क्षात्र धर्म है और क्षत्रियता का धर्म है कि हमें लड़ना सिखाया जाता है और हमारे हिस्से में लड़ाई आई है। तो हमारा उद्देश्य और हमारे सिद्धांत सभी के एक है। व्यापक समाज है, व्यवस्थाएं व्यापक होंगी, तो संगठन एक नहीं, 2 नहीं, 3 होंगे, 3 की जगह और ज़्यादा भी हो सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन राणा जी, संगठन की जब टूट हुई है वो निश्चित तौर पर जब मतभेद हुए हैं उसकी वजह से हुई है। ये नहीं कह रहे कि संगठन का विस्तार किया गया है उसकी वजह से 3-4 संगठन बने हैं। निश्चित रूप से टूट हुई है, विचारों में मतभेद रहा, उसके बाद ही संगठन में अलग अलग विचारों के साथ पहुंचे लोग। ठीक है मैम, मतभेद हुआ है, मनभेद नहीं हुआ है। ठीक है, होना भी चाहिए। और राष्ट्रीय पटल पर अभी अगर आप देखें तो करणी सेना किस तरह की भूमिका में है? क्योंकि जिस तरह का आज माहौल बना हुआ है, जिस तरह के हालात हैं इस समय, कभी औरंगजेब को लेकर के तमाम दंगे हो रहे हैं, नागपुर से लेकर मध्य प्रदेश के महू तक में बहुत दंगे हुए, अभी दिल्ली में भी महाराणा प्रताप की मूर्ति तोड़ी गई। तो ये अलग अलग तरह की जो सर्कमस्टांसेस बन रहे हैं, उसमें अब करणी सेना किस तरह की भूमिका में है? ठीक, करणी सेना जो है एक राजपूतों की अस्मिता के लिए लड़ने वाली सेना है और वो राजपूतों का अपना संगठन, उसकी अपनी सेना है। तो जहां हमारे वीर, आप एक चीज तो मानते कि इतिहास जो है सारे क्षत्रियों के, राजपूतों के, उन्हीं के नाम से दर्ज है। तो जहां हमारे क्षत्रिय समाज के वीरों की या अस्मिता की बात आती है तो वहां हम लड़ते हैं। ठीक है, वहां राष्ट्र में भूमिका हमारी जो है, अभी राष्ट्र में जो भूमिका हमारी है वो केवल और केवल करणी सेना ही ऐसा संगठन है जो गैर पॉलिटिकल है, और गैर पॉलिटिकल होने के बाद भी संघर्षशील है। तो आप देखेंगे तो
हम कभी हिचकिचाते नहीं हैं, हम बेपाक होते हैं बोलने में, करने में, लड़ने में, सब चीज़ों में हम बेपाक मिलेंगे आपको। तो राष्ट्र में हमारी भूमिका है, राष्ट्र निर्माण की पहले भी रही है और सदैव राष्ट्र निर्माण की भूमिका में हम अग्रणी पंक्ति में दिखेंगे आपको। आपने पॉलिटिकल की बात की, राजनीति की बात आपने छेड़ ही दी है, तो आपसे ही पूछ लेते हैं कि आप स्वयं भी कांग्रेस में थे, फिर कैसे मोहभंग हो गया कांग्रेस से? सवाल अच्छा है आपका कि मोहभंग हो गया। मोहभंग माने या फिर एक होता है कि आप के लक्ष्य होते हैं और लक्ष्य मैंने निर्धारित कर रखा था कि मुझे कांग्रेस की सेवा की, जब तक मैं कांग्रेस में रहा पूरे निष्ठा से सेवा की। आपको पता भारत जोड़ो भारत जोड़ो यात्रा के बाद माननीय राहुल जी से मैंने नमस्ते किया और इस्तीफा उनके हाथ में दिया और उसके बाद से फिर मैं कभी कांग्रेस के दरवाजे नहीं गया, दफ्तर नहीं गया। अच्छा, मतलब राहुल गांधी से आपकी मुलाकात हुई है? बिल्कुल। कैसा व्यक्तित्व है उनका, जिस तरह से उनको गढ़ा गया, उनकी छवि जिस तरह से देश में बताई जा रही है, आपको मिलकर कैसा लगा था? जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा राहुल जी के बारे में कि वर्तमान उनके साथ न्याय करे या नहीं करे, इतिहास उनके साथ न्याय करेगा। वो बहुत अच्छा व्यक्तित्व है उनका। अच्छा, मतलब आगे की जो पीढ़ियां आएंगी वो जानेंगी। अच्छा, बेशक जानेंगे और बेपाक जानेंगी। एक राजनेता के रूप में जानेंगे, क्योंकि वो आदमी जो बोलता है वो होता है। कोविड में आप ले लीजिए, शेयर मार्केट के भी अफरा तफरी में ले लीजिए, अर्थव्यवस्था का जो गुब्बारा है राहुल जी ने बोला था उसको ले लीजिए, वो होता है, क्योंकि जो दिख रहा है वही है। एक बड़ा हत्याकांड हुआ था राजस्थान में सुखदेव सिंह गोगामेडी का, है ना? और वैसे देखा जाए तो आप लोग अलग अलग रहते, लेकिन एक वो हत्याकांड ऐसा था, एक वो दुर्घटना ऐसी हुई थी जिसमें सारे करनी सेना एक हो गए थे। अब भी देश में इस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं, क्या उम्मीद लगाएंगे लोग कि करनी सेना इसमें एक अच्छी भूमिका अदा कर पाएगी? बिल्कुल, आप उम्मीद लगाइए, क्योंकि जहां सनातन की और जहां देश की बात होगी, करनी सेना वहां पे सर कटाने को और लड़ने को तैयार होगा। करनी सेना संगठन ऐसा है, राजपूतों का संगठन है, जहां देश हित में बात होगी, राष्ट्र हित में जहां बात होगी, जहां सनातन की बात होगी, वहां करनी सेना अपनी दमदारी से खड़ा रहेगा। सारे संगठन, इवन सारे संगठन ले लो आप, करनी सेना को छोड़ के जो भी XY संगठन हैं हमारे, महाराणा सेना हो गई, XY जो भी संगठन अपने और भी हैं राजपूतों के, वो सारे अगर राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका आप देखेंगे, इतिहास में भी देखेंगे और वर्तमान में भी देखेंगे और भविष्य में भी देखेंगे, आप तो अग्रिम पंक्ति में लड़ने के लिए मिलेंगे, क्योंकि हमारा काम है, हम योद्धा हैं। अब जो समस्या देश में चल रही है, देखा जाए तो जब उस तरफ की बात आती है, अब हम सीधे हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, जब मुस्लिम की बात आती है तो ये एक साथ इकट्ठे हो जाते, तुरंत ही पहुंच जाते, 2-4 हज़ार की भीड़ एक साथ आ जाती है। लेकिन यहाँ पर इतने सारे संगठन हैं आपके, मतलब 3 तो हमने रजिस्टर्ड अभी बताए आपको, इसके अलावा और भी हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है, फिर बजरंग दल भी है, विश्व हिंदू परिषद भी है, तमाम हिंदू संगठन हैं, उसके बावजूद भी महू जैसी हिंसा हो जाती है। खबर नहीं मिल पाती कुछ की इस तरह की कुछ संवेदनशील माहौल तैयार किया जा रहा है। महू की घटना का आपने जिक्र किया और यकीन मानिए कि आपने मेरे दिल पे प्रहार किया है, क्योंकि इंदौर जो है माँ अहिल्या की पावन नगरी और माँ अहिल्या जो है न्याय की प्रतीक है, न्याय के लिए जानी जाती है और स्वच्छता का प्रतीक आज भारत में, पूरे वर्ल्ड में इंदौर बन चुका है। और इंदौर के समीप महू जो बाबा अंबेडकर की नगरी है, वहां पे पथराव जैसी घटना होती है, तो वो सुनिश्चित घटना है, क्योंकि ये घटना हुई क्यों है, विस्तार से समझिए आप थोड़ा सा। ICIC टूर्नामेंट था, वो भारत ने जीता और भारत के ही देश, भारत जैसे देश में भारत के ही नागरिक जहां उनकी टीम जीतती है उसका जश्न मनाने के लिए रोड पे निकलते हैं और निकलने के बाद एक सुनिश्चित प्री प्लान पत्थरबाज पहले से पत्थर लेके मस्जिद में छुपे हैं और पत्थर से हमला करते हैं। तो ये हिंदुस्तान में पॉसिबल है, एक शर्मसार करने वाली घटना है ये। आप लोगों को मस्जिद में यही सिखाया जाता है कि आप पत्थर की टोकरी बनाएं, हथियार रखें और हमला करें, तो आपकी पहले से प्री प्लान होगी, पहले से एजेंडा होगा आपका। लेकिन सारे पत्थरबाज, मैंने पहले भी बोला है कि सारे पत्थरबाज सुन लें, इस टाइप का कृत अगर आगे करने की कोशिश की है तो पत्थर का जवाब करनी से ना गोली से देगी, ध्यान रख लेना ये चीज को। पुलिस, प्रशासन और संगठन
जो भी हिंदू संगठन है, इनको मालूम नहीं पड़ता कि मस्जिदों में इतने पत्थर इकट्ठे हो चुके हैं, ना इसमें कभी पुलिस ने कोई कार्रवाई की, ना इसमें प्रशासन कभी सतर्क दिखता है। आखिर मस्जिद से और घरों से, छतों से इतने पत्थर आ कहाँ से जाते हैं, कैसे इकट्ठे हो जाते हैं ये? मैडम वही सवाल तो हमारा प्रशासन से पूछने के लिए है कि कट्टरपंथी लोग हैं वो। हमारा मुस्लिम से कोई भेद नहीं है, कट्टरपंथी हैं। जिस देश में हम रह रहे हैं, आपको राष्ट्रगान नहीं बोलना है, आपको भारत माता की जय नहीं बोलना है। जिस देश का नमक हम खा रहे हैं, जिस देश में हम रह रहे हैं, उसकी जय बोलने से क्यों कतराना है? आपने अपनी कंट्री, जो इस्लामिक कंट्री है, उनकी हालत देखी है, कितनी क्रूरता है वहाँ। ये कृत वहाँ दूसरी जगह आप करके देख लीजिए, कपड़े उतार के घुमाते हैं लोग। और यहाँ भारत ने, संविधान ने स्वतंत्रता आपको दे रखी है, तो उसका आप मिसयूज कर रहे हैं। और पुलिस प्रशासन को मैं यही बोलूँगा कि जितना जांच आप मंदिर की कर सकते हैं, मंदिर की ज़मीन की कर सकते हैं, क्या आपने मस्जिद की कभी जांच की? क्या आपने कभी वक्फ बोर्ड की ज़मीन खंगाली? कितने राज निकलेंगे, कितने भेद निकलेंगे। तो वो लोग प्री प्लान, और उनका एजेंडा है। मदरसे में यही सिखाया जाता है कि आपको इनसे कैसे लड़ना है, कैसे बात करना है, कैसे संवाद करना है, कहाँ गोली चलाना है, कहाँ पत्थर चलाना है। जो उनकी शिक्षा है वही सीख रहे हैं वो लोग। तो इसमें प्रशासन की फेलियर तो है ही, क्योंकि आपको खुफिया तंत्र का खुफिया विभाग होता है हमारे प्रशासन में, तो उसको ये इंटीमेट तो करना चाहिए कि यहाँ पे ये गतिविधियाँ चालू हैं। और आप देखेंगे तो बजरंग दल अगर कोई एक्टिविटी करेगा या आरएसएस कोई एक्टिविटी करेगा तो उस पर पूरी नजर रखी जाएगी। लेकिन अगर यही सिमी के कार्यकर्ता खंडवा में उपद्रव करते हैं और संगठन चलाते हैं, वहाँ सिमी की ट्रेनिंग लेते हैं, तो प्रशासन कहाँ है? मध्य प्रदेश में तो कहा जा रहा है कि सिमी को जड़ से खत्म कर दिया गया है। आपको लगता है? ये कौन है फिर जो मऊ में घटना हो? ये कौन है? मतलब ट्रेनी लोग हैं वो। हाँ। जो ट्रेंड है वो सिमी के कार्यकर्ता हैं। वो कोई अलग से तो उनके सर पे लिखा नहीं कोई सिमी के कार्यकर्ता है। खत्म कहाँ कर दिया? वो स्लीपर से लोग हैं अपने। इंदौर का की जिक्र किया तो इंदौर से ही एक और हम आपसे बात करना चाहेंगे कि करनी सेना के ही कुछ पदाधिकारी थे जिनका एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने एक रेस्टोरेंट में बवाल मचाया था, कहेंगे जो हमारी भाषा है। उसमें बवाल ये लग रहा था कि उन्होंने जो नैपकिन रखा हुआ था वो कुछ भगवा कलर का था। उससे भी परेशानी है करनी सेना को। आना ही हर घर में ये नारंगी रंग होता है। आप बहुत सारे साबुन हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो भगवा कलर की होती है, नारंगी रंग की होती है। तो अब इसके लिए भी करनी सेना परेशान हो रही है। ये तो घर घर की बातें हैं। अब रेस्टोरेंट में पहुंचकर बवाल मचाएंगे आप। मैं यही बोल रहा हूँ कि जब हमारे आने को भी आप बवाल बोलते हैं तो फिर तो भगवान ही मालिक है हिंदुस्तान में। लेकिन करनी सेना अपना काम कर रही है। और केसरिया जो रंग होता है वो हमारे शौर्य का प्रतीक होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको लेकर दिल थोड़ा आहत होता है। और हम सेंटिमेंट लोग हैं, भावनाएं हमारी वैसी हैं। हम सोचते बड़ा दिल से हैं, दिमाग तो होता नहीं है सब। जज्बा है, दिल है, और दिमाग से हम ज़्यादा काम लेते नहीं है, नहीं तो हम भी पॉलिटिकल हो जाएंगे। तो केसरिया हमारा शौर्य का प्रतीक है। और केसरिया रंग का जो अपमान होता है तो वहाँ हमारा दिल थोड़ा सा दुखता है। तो हमने बवाल नहीं काटा है वहाँ, हमने जाके रेस्टोरेंट मालिक को समझाया है कि ये चेंज कर सकता है। उसने बिल्कुल किया और हमारी बात मानी, उसके लिए उसको भी धन्यवाद। चलिए, बवाल तो आपने पहले भी बहुत काटा है, बहुत कांड हुए हैं। एक दो कांड हम और याद दिला देते हैं आपको। फिल्म आती है जब, तो अगर इतिहास से छेड़छाड़ होती है, वैसे मैं इस पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ कि इतिहास से छेड़छाड़ होनी चाहिए। जो शौर्य है राजपूताना का, या जो हमारे राजा महाराजे हैं, रियासतें हैं, उनके मान सम्मान का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और मैं जो फिल्म मेकर्स हैं उनसे भी मेरी यही गुजारिश है इस मंच से कि इतिहास के साथ छेड़छाड़ ना की जाए। और करनी सेना जब आती है तो वो जब इतिहास से छेड़छाड़ होती है तो मैं ये कहूँगी कि सबसे पहले जो विरोध दर्ज कराता है वो करनी सेना ही होती है। लेकिन नाक काट देंगे, बिल्कुल कहेंगे, तो ये तो थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? एक इतनी प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं और उनके लिए आपने बोल दिया कि उनकी नाक काट देंगे हम। प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं, आपने बोला, बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्रसिद्ध होने का ये पैरामीटर नहीं कि आप मर्यादा उल्लंघन जाओगे, या जो कृत कर रहा है फिल्म मेकर उसमें आप भूमिका निभाओगे। आप, अगर मैं छोटी सी बात बोलता हूँ, अगर आपको फिल्म मेकर बोलता है कि आप कुछ सीन ऐसे होते हैं जो फिल्म वाले नहीं निभा पाते हैं, तो वो तो आप निभाते नहीं हो। दीपिका पादुकोण से हमारा विरोध इतना ही था कि आप
फिल्मा जो आप पे फिल्माई गई है पिक्चर पद्मावती, उसका विरोध हम कर रहे हैं, ठीक है। उसमें संजय लीला भंसाली का तो दिमाग सुधार ही दिया हमने, ठीक है। उनको थप्पड़ दिया था, वो तो जूते, उसने तो जूते खाए हैं, थप्पड़ खाया उसने, उसका दिमाग तो सुधार ही दिया। तब से आज तक इतिहास के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। लेकिन इतने बड़े बड़े फिल्म मेकर हैं, इनके भी तो मान सम्मान का ध्यान रखना चाहिए ना, आप लोग थप्पड़ दे देते हैं। हाँ, तो बोल रहा हूँ ना, मैं इतिहास के साथ छेड़छाड़ क्यों करना। और मैं हम तो राम के वंशज हैं, हमने नारी की जो सम्मान है, नारी अस्मिता के लिए सर कटाए हैं, बलिदान दिए हैं। लेकिन वहीं अगर नारी बाधाएं जो मर्यादा उल्लंघेगी तो हमने शूर्पणखा की नाक भी काटी है। हम राम के वंशज हैं, तो मुझे कोई कहने में फर्क नहीं होगा कि अगर आप हमारी संस्कृति के साथ, हमारे इतिहास के साथ खिलवाड़ करेंगे समझाने के बावजूद भी, तो नाक तो ठीक, गला भी काटेंगे और काट के रहेंगे। फिलहाल औरंगजेब के मामले में बहुत सारे तर्क कुतर्क किए जा रहे हैं। हर की अपनी अपनी विचारधारा है। कोई अबू आजमी जैसे लोग भी हैं जो बोल देते हैं कि वो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन औरंगजेब को जो, मतलब हम ये मान के चलते कि वामपंथियों ने जो इतिहास लिखा उसमें भी औरंगजेब को खराब बताया गया। तो इसका मतलब औरंगजेब के बारे में जो भी अभी तक मन में बातें हैं या जो किताबों में बातें हैं वो कहीं ना कहीं सच होंगी। लेकिन अभी जो तर्क कुतर्क चल रहे हैं उसको लेकर के देश में बहुत बवाल मचा है, और हमारे राजनेता जो बयानबाजियां करते हैं उससे और ज़्यादा आहत होते हैं लोग बाग। आपको क्या लगता है कि अब हम औरंगजेब की कब्र के लिए जब हटाने की बात की जा रही है तो अब हम इतिहास में ही उलझे रहेंगे या फिर आगे भविष्य में भी देखेंगे? नहीं मैम, आपका सही है कि भविष्य देखना चाहिए, और भविष्य तो हिंदुस्तान देख ही रहा है, और हिंदुस्तान में पूरा दुनिया अपना भविष्य देख रही है। अमेरिका तक अपना भविष्य हिंदुस्तान में देख रहा है। लेकिन शुद्धिकरण भी जरूरी है। हमारी धरती पे ऐसे क्रूर शासक औरंगजेब, इसकी क्रूरता के किस्से आपने सुने हैं। ऐसे क्रूर शासक की कब्र यहाँ रहे और हमारी धरती शुद्ध कैसे रहेगी? तो उखाड़ के फेंकना चाहिए। और 500 साल बाद क्या, 5,000 साल बाद भी अगर ये बात आती है तो करना चाहिए, क्यों नहीं करेंगे? तो चादर चढ़ाने जाते हैं लोग, चादर चढ़ाने जाते हैं लोग। बोल रहा हूँ ना, हिंदुस्तान एक बहुत स्वतंत्र देश है जहाँ अपने विचार रखने की पूरी पूरी स्वतंत्रता है। उसी का तो खामियाजा हिंदुस्तान को भुगतना पड़ रहा है, उसी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कि औरंगजेब के भी यहाँ समर्थक मिलेंगे आपको। जबकि औरंगजेब एक क्रूर शासक था जिसने काशी विश्वनाथ जैसे मंदिर भी ध्वस्त किए हैं, जिसने मंदिरों पे जो प्रहार किया है, मंदिर सारे उसने एकदम से साफ किए। उसके बाद एक जाजिया कर करके कानून लाए, जजिया कर करके दोबारा शुरू कर दिया। हाँ, शुरू कर दिया था। तो ऐसी ऐसी घटनाएं उसके नाम से दर्ज हैं इतिहास में। तो 500 साल के बाद जागे तो जागेंगे हम, तो जब जागेंगे तब सवेरा है। तो 500 साल क्या 5,000 साल के बाद भी अगर होता तो हमें अपने भारत का शुद्धिकरण करना है तो हम करेंगे। इसके पहले ऐसा माहौल नहीं था। लोग कहते हैं 2014 के बाद इस तरह का माहौल बन गया। केंद्र में मोदी जी आ गए हैं, उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं, वहाँ से वो बुलडोजर चला देते हैं। तो अब क्या लोगों में ताकत आ गई है या लोग बोलने की हिम्मत रखने लग गए हैं? इसके पहले नहीं बोल पाते थे। जी, एक पीढ़ी होती है मैम, जो पीढ़ी बदलती है ना तो वो सब कुछ बदलती है। और एक संबल तो मिला है मोदी जी के आने के बाद, योगी जी के आने के बाद। हिंदू कम्युनिटी जो होती है उसको एक संबल तो मिला है। उस संबल में ऐसा नहीं कि हम नाजायज फायदा उठा रहे हैं। अगर हम नाजायज फायदा उठाएंगे तो जो 20 करोड़ लोग हैं उनको चलता कर देंगे। लेकिन हम अपनी मान प्रतिष्ठा और अपने सम्मान और अपने मंदिरों के लिए जिसने जो किया है उसको सबक सिखाने के लिए अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? तो बट नेचर है कि जागरूकता ही है, और 2014 के बाद की जो पीढ़ी है काफ़ी गर्म है और काफ़ी जोश है। तो अब करनी सेना की सरकार से क्या दरकार हुई? क्या मतलब उम्मीद रखती है? क्या उसकी इच्छाएं हैं जो सरकार से अपनी बातें रखे? क्या क्या कहना चाहेगी इस मंच से, अगर आप कुछ कहना चाहें? देखिए, क्षत्रिय करनी सेना की जो अपनी एक आइडियोलॉजी है और वो 5 बातें सरकार से हमेशा मांगती आई है। पहला तो गौ रक्षा कानून, भारत में गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देना चाहिए। दूसरा, EWS के लिए लड़ाई जो है, स्वर्ण वर्ग को जो आरक्षण होता है EWS का, उसका सरलीकरण हो, उसका कोटा बढ़ाया जाए और उसकी बाध्यता हटाई जाए। तीसरा जो है, हमारे जो पुजारी हैं, मठ मंदिर जो हैं, उनका मालिकाना हक उन्हीं को दिया जाए। जैसे वक्फ बोर्ड की जमीन है तो वक्फ बोर्ड की जमीन का मालिक वक्फ बोर्ड
ही रहेगा। लेकिन अगर पंडित पुजारी और जो मठ की जमीन है उसका मालिक माननीय कलेक्टर साहब रहते हैं, मालिकाना कलेक्टर साहब का रहेगा। तो हमारा यह चीज है कि आप उन्हीं को दें, सरकारी नियंत्रण से खत्म किया जाए। और कृषि प्रधान देश है भारत, और आप यकीन मानेंगे आज भी राजपूतों के पास बहुत ज्यादा जमीनें हैं हिंदुस्तान में, तो कृषि प्रधान देश है। आप मैं सरकार की पहल से आज खुश हूँ कि नर्मदा की पाइपलाइन आ गई है, यहाँ ये हो गया है, मैं उससे बहुत खुश हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं हम पैदावार कितनी भी कर लें, लेकिन अगर दाम नहीं मिल पाएगा तो उसका मतलब निकलेगा नहीं कुछ भी। आज भी हिंदुस्तान में 70 साल के बाद भी ये कंडीशन है कि किसान आत्महत्या करता है, क्योंकि उसको जमीन तो है, ऋण भी है, बिना ब्याज के लोन भी है, लेकिन उसकी फसल का दाम नहीं है। आज महंगाई आप देखेंगे तो कहाँ है, और किसान की जो फसल है 2000 रुपये क्विंटल गेहूं है, 4000 रुपये क्विंटल सोयाबीन है। पैदावार बहुत ज़्यादा है देश में, पैदावार पहले से कहीं ज़्यादा होने लगी है, सुविधाएं मिलने लग गई, लोन मिलने लग गए, और योजनाएं भी बन रही, केंद्र से भी बन रही हैं और राज्य सरकारें भी दे रही हैं। तो पैदावार तो बढ़ी है, लेकिन किसानों को मुनाफा नहीं है। ये बात सही है आपकी जी। मैं किसानों के मुनाफे के लिए ही हमेशा लड़ता आया हूँ, तो और मेरी आगे भी लड़ाई यही रहेगी, और क्षत्रिय करनी सेना की यही लड़ाई रहेगी कि हमारे जो रूट्स हैं वो एग्रीकल्चर है, वो किसान है। तो हम रूट्स के लिए हमारे काम करेंगे, उसके लिए एक प्रोग्रामिंग सेट करेंगे ताकि हम सरकार से हमारे अपने तरीके से हम मांग कर सकें, और कहीं ना कहीं जीतेंगे। आप सब साथ में रहेंगे, सहयोग देंगे तो हम 100% जीतेंगे। अब इंदल सिंह राणा से हम ये ज़रूर पूछना चाहेंगे कि क्षत्रिय कौन है? जो क्षत्रिय परिवार में पैदा हुए, आप उनको क्षत्रिय मानते हैं, या जिनका कर्म क्षत्रिय है वो उनको आप मानते हैं? तो शौर्य कहाँ दिखेगा आपको? जी, क्षत्रिय एक बड़ा अच्छा सवाल है आपका, कि जो आजकल सभी सिंह लगाने लगे हैं। तो मेरा असल मतलब यही था कि बहुत सारी जगह सिंह लगा रहे हैं लोग, तो वो सब क्षत्रिय हैं, कुछ तो कर्म भी कर रहे हैं ऐसे। मैं यही बोल रहा हूँ कि बहुत सब लोग सिंह लगा रहे हैं, लेकिन सिंह जो थी वो पहले गौरव की उपाधि थी। क्षत्रिय जो थी, राजपूत जो थी, गौरव की उपाधि थी, मतलब गर्व के साथ हम लिखते थे सिंह करके। तो जहाँ सिंह है वहाँ किंग है, कहावत है ना, तो हम लिखते थे गर्व से, और गर्व का प्रतीक है। लेकिन जो ऑलरेडी ऐसे काम कर रहे हैं वो अपने आप सिंह लगाएं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। कुछ जन्म से हैं, कुछ कर्म से रहे, तो जो जन्म से हैं क्षत्रिय हैं उनका भी स्वागत है, और जो कर्म से क्षत्रिय हैं उनका भी स्वागत है। तो ये करनी सेना केवल राजपूतों के लिए काम करती है? बाकी लोग भी तो हैं, उनकी भी समस्याएं हैं। बहुत सारी बेटियां हैं ऐसी जो राजपूत नहीं है लेकिन परेशान हैं, कभी लव जिहाद में फंस जाती हैं, कभी मतलब अनर्गल जो लड़कियों को लेकर के बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें उन्हें धकेल दिया जाता है, शिक्षा को लेकर के। तो केवल राजपूत लोगों के लिए, राजपूत बेटियों के लिए ही काम करती है करनी सेना? जी, मैं आपको एक चीज़ बहुत अच्छी बताऊंगा कि मुझ पे 12 मुकदमे लव जिहाद के हैं। अच्छा। जहाँ मैंने बेटियों को बचाया लव जिहाद से, और 12 के 12 जो है गैर राजपूत हैं। अच्छा। राजपूत समाज की एक भी बेटी नहीं है। तो 11 मुकदमे मुझ पे हैं। आपका पर्सनल 12 मुकदमे हैं? मुझ पे पर्सनल 12 मुकदमे हैं, जो लव जिहाद के चक्कर में मुझे लगे, बेटी बचाओ के चक्कर में मुझे लगे। कहीं ना कहीं जो षड्यंत्र का हिस्सा बनने जा रही थी हमारी बेटियां, उनको बचाया, तो उसके 12 मुकदमे मुझ पे लगे हैं। मैं ये इसमें भी कानून के आपके माध्यम से मांग करना चाहूंगा कि लव जिहाद में कोई कड़ा कानून बनना चाहिए, कि लव जिहाद में अगर बच्ची, मध्य प्रदेश तो सबसे पहला राज्य है लव जिहाद पे कानून बनाने वाला, लेकिन इम्प्लीमेंट उसका प्रैक्टिकल होते हुए तो हमने अभी तक नहीं देखा। मैं यही बोल रहा हूँ ना कि मध्य प्रदेश में इम्प्लीमेंटेशन स्लो है। हम कॉपी तो बहुत जल्दी करते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट बहुत स्लो है, क्योंकि यहाँ 2 ही दल हैं, कांग्रेस और बीजेपी। तीसरे की गुंजाइश, तो तीसरे की गुंजाइश नहीं। अगर तीसरे की गुंजाइश होगी, तीसरे की गुंजाइश है, अगर आएगी तो बट नेचुरल इम्प्लीमेंट भी बहुत तुरंत होंगे। तो ये मान के चले क्या कि वैसे तो राजनीतिक संगठन है नहीं करनी सेना, आगे चल के कोई अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना सकती है? पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। जो राजपूत की पॉलिटिकल पार्टी, उन्हीं को सपोर्ट करेंगे, अपनी पार्टी को बनाएंगे। करनी सेना तो हमेशा सत्ता के विरोध जाती है, संघर्ष। अगर जो सत्ता में है उसके खिलाफ ही काम करेंगे आप, ऐसा? आप एक भी चीज ऐसी बता दीजिए कि जो कांग्रेस थी, कांग्रेस छोड़ दिया आपने, अब बीजेपी, तो बीजेपी के खिलाफ संघर्ष रहता है। मैं यही बोल रहा हूँ कि करनी सेना की, क्षत्रिय करनी सेना की आप एक भी चीज ऐसी बता दीजिए कि जो सत्ता के खिलाफ हो और वो जायज नहीं हो। हम जो भी लड़ाई लड़ते हैं जायज लड़ते हैं, लेकिन आप तो बवाल मचा देते हैं। इतना ज्यादा टायर जल रहे हैं, दुकानें तोड़ी जा रही हैं, धाए धूम चल रहा है, ये सब चल रहा होता है,
कोई फिल्म आ जाती तो सबसे पहले करनी सेना सामने आती है। फिल्म चलने ही नहीं देना है हमको, कंप्रोमाइज करना ही नहीं है। आदि पुरुष आई थी, आदि पुरुष में मनोज मुंतसर जो है उन्होंने डायलॉग लिखे हैं और मैंने उनको वार्निंग दिया था कि शहर तेरा, घर तेरा, सर तेरा और जूता होगा करनी सेना का। हम बहुत जल्द तेरे को बॉम्बे सबक सिखाने आएंगे। 2-3 दिन में जमानत हुई, बॉम्बे छूटे हम फिर बाद में, लेकिन ऊंचाई पर करियर गया, आदि पुरुष ने पूरा खत्म कर दिया। तो आप सुनिएगा वहां से फिर जब हमने, आप बोलेंगे फिर आपने बवाल मचा दिया वहां, तो हम तो टी सीरीज के ऑफिस घुस गए थे, रामी को पकड़ के जूते मारते उसको, डायरेक्टर को भी और मनोज मुंतसर को भी, क्योंकि मनोज मुंतसर से मुझे ये उम्मीद थी नहीं थी। उनके पिता के लिए जो पंक्तियां थी, राम के लिए पंक्तियां थी, वो मतलब मैं कभी उम्मीद नहीं कर सकता था कि एक आप ब्राह्मण होने के नाते और आप इतनी सरस्वती विराजमान है, उसके बाद आप ये कृत्य करेंगे। तो मुझे वो अक्सर बोलते थे जियो तिवारी क्या हम हर फिल्म का विरोध नहीं करते, लेकिन आदि पुरुष का विरोध किया, पद्मावती का विरोध किया। अगर ये दोनों पिक्चरों का विरोध जायज, जोधा अकबर का भी किया था, जोधा अकबर का किया, आशुतोष गोवारिकर को आप लोगों ने, अगर ये तीनों पिक्चरों का विरोध नाजायज है, जायज नहीं है, तो आप मुझ पे सवाल कर सकते हैं। आप विरोध करते हैं फिल्मों का, लेकिन आप सपोर्ट नहीं करते। बहुत सारी अच्छी फिल्में आई, रानी लक्ष्मीबाई आई, इंदिरा गांधी आई, तो उसका जी मैं यही बात हुकुम बोलूं, मैं यही बात बोलूंगा हुकुम कि जो छावा पिक्चर थी, अभी मैंने 4 शो फ्री में दिखाए, जेब से 50 रुपए खर्च किए, लेकिन किसी पत्रकार ने दिखाया नहीं, क्योंकि दिखाते ही इतना है कि जब हम मोबाइल काटते तो दिखाते उतना है। मेरा मतलब कंगना से था। छावा पिक्चर तो ठीक, मतलब ठीक है, आपके करनी सेना की जो विचारधारा है उससे बिल्कुल मिलती जुलती है, लेकिन कंगना ने जो मूवीज बनाई थी वो उसका सपोर्ट कहीं करनी सेना ने पूरे देश में। मैं यही फिर बोल रहा हूँ कि गैर पॉलिटिकल संगठन है। हम इंदिरा गांधी पे पिक्चर बनेगी या अटल बिहारी वाजपेयी पे बनेगी, हम उसका समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन जो देश को सपोर्ट कर रही है, अभी औरंगजेब पे पिक्चर बनी छावा, हमने सपोर्ट किया। अभी जो पिक्चरें हमें इतिहास को धुलमिल कर रही हैं, इतिहास को झूठला के परोस रही है, उन पे हमारा संघर्ष है। तो हम कहीं पॉलिटिकल पिक्चर बनेंगे तो उस पे हम स्टैंड नहीं लेंगे, ये हमारा सीधा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो कंगना ने पिक्चर बनाई है, तो द ग्रेट इंडिया, जो ग्रेट लेडी इंदिरा पे पिक्चर बनाई है, इंदिरा गांधी पे बनाई है, लक्ष्मीबाई पे भी बनाई, मनमोहन सिंह लक्ष्मीबाई पे बनी थी, जब हमारा उनको समर्थन था पूरा। महारानी लक्ष्मीबाई कंगना की फिल्म इसलिए बीजेपी वाले कह रहे हैं हम इंदिरा गांधी को क्यों देखने जाए, कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी को उसमें खराब दिखाया गया, तो वो तो पिक्चर इसी वजह से पिट गई पूरी। करनी सेना सपोर्ट कर देती तो शायद आगे निकल जाती। नहीं निकल पाएंगे, हम पॉलिटिकल हम सपोर्ट नहीं कर सकते। और मनोज मुंतसर का सवाल है, तो फिर बाद में उन्होंने ट्वीट करके माफी मांगी है, और फिर हमने रीट्वीट किया उनको कि जो माफी होती है वो गलती की होती है, चालाकी की नहीं होती है। आपने चालाकी की थी, उन्होंने बाद में लिखा है कि हमने रामायण नहीं बनाई थी, हमने तो एक मनोरंजन के लिए बनाया था, लेकिन यूट्यूब पे उनका पहले डला है कि मैं आधुनिक युग की आधुनिक रामायण बनाने जा रहा हूँ, तो तब झूठ थी, अब झूठ है। ये सवाल हमारा उनसे था। मनोज मुंतशिर का क्या मामला था? जी, मनोज मुंतशिर जो है बहुत अच्छे, मैं लेखक और बहुत अच्छे आदमी मानता था उनको। मतलब अब तो मेरी नज़र में आदि पुरुष के बाद, जब आदि पुरुष फिल्म के लिए हमने उनको चैलेंज किया कि मनोज मुंतशिर, शहर तेरा, घर तेरा, सर तेरा और जूता होगा करनी सेना का, तब जाके घबरा के माफी मांगी है उसने। करनी सेना, आपको पता है, आदि पुरुष के मामले में बॉम्बे टी सीरीज के ऑफिस में घुस गई थी, मुंह काला किया है वहाँ, पूरा ऑफिस पे कालक पोती है। हमारे श्री राम पे कालिक पोतोगे और हम चुप बैठेंगे? ये क्षत्रिय करनी सेना है, ये क्षत्रिय लोग हैं, हिसाब तो लेंगे और बराबरी से लेंगे। तब मनोज मुंतशिर ने वापस से ट्वीट करके माफ़ी मांगी कि मैं माफ़ी मांगता हूँ, मुझे पता नहीं था और मैं इस अपने शब्द वापस लेता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ। फिर मैंने रीट्वीट किया, मैंने मनोज मुंतशिर, माफ़ी होती है गलती के लिए, ना कि चालाकी के लिए। तो आपने चालाकी की है। आपका सीधा सीधा था उद्बोधन था यूट्यूब पे कि मैं एक आधुनिक युग की रामायण बनाने जा रहा हूँ। बाद में आपने चेंज किए अपने शब्द कि रामायण थी ही नहीं। तो आपकी चालाकी तो थी और आपसे ये उम्मीद नहीं थी। हमारे देश में रहकर हमारे जो श्री राम है उनके लिए कोई बोल दे तो क्षत्रिय करनी सेना बर्दाश्त नहीं करेगी। तब तो आप जो बोलेंगे, चाहे आप हमें कुछ भी बोले, लेकिन हम
हिसाब तो बराबर करके रहेंगे। श्री राम के लिए तो बरसों से बहुत कुछ बोलते आ रहे हैं लोग, पिछले 70 सालों से तो हम लोग खुद ही सुन रहे हैं, लेकिन करणी सेना ने कोई बहुत बड़ा स्टैंड श्री राम के लिए नहीं लिया। आप भले ही उनके अपने आप को वंशज कह रहे हैं उनका। जी, कहीं ना कहीं सरकार ने यह समझ लिया कि क्षत्रिय को दूर रखना है, इनके जो वंशज है श्री राम के दूर रखना है। आज आप देखेंगे तो अयोध्या की कमेटी में एक भी राजपूत नहीं है। ये एक सोची समझी साजिश है। अच्छा, वो टकराव का बड़ा मुद्दा है, उस पे इस मंच पे बहस नहीं होगी। साजिश किसकी है? सरकार की साजिश। क्षत्रियो को दूर रखो। आप देखेंगे तो सरकार तो पिछले 10 साल से मोदी जी की है, बीजेपी की है, तो आपका सीधा सीधा उन पर है आरोप क्या? सरकार, वो मोदी जी की वाली भी और अभी सरकार पे आरोप है। क्यों आपने क्षत्रिय को, किसी भी राजपूत को कमेटी में क्यों नहीं रखा? राम मंदिर की जो कमेटी बनी है उसमें क्यों नहीं रखा? तो ये आपकी मनसा झलकती है कि हमसे आप कितना डरते हैं और कितना दूर रखना चाहते हैं। क्या हो सकता है, कमेटी में क्यों नहीं रखा होगा? आपको क्या लगता है, करणी सेना क्या सोचती है कि क्यों नहीं रखा होगा? कमेटी में होना चाहिए। वो तो उन्हीं से पूछना पड़ेगा, कमेटी पे क्यों नहीं रखा। पॉलिटिकल लोग हैं, वो पॉलिटिकल लोग हर चीज को राजनीतिक एंगल से देखते हैं, तो उनका अपना देखने का एंगल है, राजनीतिक एंगल होगा उनका कुछ कि क्षत्रियों को दूर रखो। आप देखेंगे तो घटती टिकट में दर, मध्य प्रदेश ले या सांसद ले, आप देखेंगे तो क्षत्रिय समाज का जो आदमी है, जहां 90 टिकट राजपूत समाज को मिलती थी कांग्रेस बीजेपी की तरफ से, आज घट के 27-28 टिकट हो गई। इसलिए अल्टीमेटम दिया था कि हम 100 सीटों पे लड़ेंगे मध्य प्रदेश में। जी। फिर क्या हुआ? फिर बीजेपी डर गई। बस आप समझे कि हम कहीं ना कहीं सनातन का नुकसान नहीं करना चाहते, बस ये बात बताओ। बीजेपी को यही लगता है कि ये कोर वोट बैंक हमारा ही है जी, ऐसा लगता है बीजेपी को। क्या सच में है क्या? हाँ, क्योंकि हमारा जो वोट बैंक जाता है वो सनातन के लिए जाता है, राष्ट्र हित के लिए जाता है, राष्ट्र निर्माण के लिए जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारा 80% 75% जो वोट है वो बीजेपी को जाता है। तो बीजेपी को डर तो स्वाभाविक नेचुरल है ही। और आप देखेंगे तो अभी रूपाला ने जो टिप्पणी करी थी क्षत्राणियों पे गुजरात में, तो जहां 400 पार का नारा था 240 पे सिमट गए। तो ये सब राजपूतों की देन है कि जो 240 पे सिमट गया। अल्पमत में भी आ गई, और हमें जो करके दिखाना थी हमने करके दिखा भी दिया। मध्य प्रदेश में जरूर हम नाकाम रहे, लेकिन हमें जो करके दिखाना था देश में क्षत्रियों ने, वो करके दिखाया। मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी आपके ऊपर बहुत बड़ी है करणी सेना की तरफ से। तो इस जिम्मेदारी में आपने क्या क्या रखा है कि हमें ये काम कर, टिक लगा के रखते हैं ना कि इस साल हमको ये कर लेना है। तो इस साल 2025 में क्या क्या चीजें रखी हैं आपने? 2025, 26 और 27 मेरे 5 मुद्दे सेट हैं, जो मैंने आपको अभी विस्तार से बताए भी थे। गौ माता के लिए, EWS के लिए, किसान के लिए, मठ मंदिर के लिए और सेना के लिए। आपको लगता है 3 साल में ये सब हो जाएगा? सालों से चल रही हैं ये समस्याएं। को मैं यही तो बोल रहा हूँ आपको, 2025 में हमारी आवेदन यात्रा रहेगी। अच्छा। 2026 में निवेदन यात्रा रहेगी और 2027 की यात्रा मुझे बताना नहीं पड़ेगी, आप सब लोग अंडरस्टूड हैं। बड़ी समस्या मध्य प्रदेश में बच्चियों के उठने की है। बच्चियां कहाँ गायब हो रही हैं? आपको मालूम है हर 8 मिनट में एक बच्ची गायब हो रही है मध्य प्रदेश में, ये आंकड़ा है। इस पर करणी सेना कभी ध्यान नहीं देती है, बच्चियां कहाँ जा रही हैं? ठीक है, सरकार की बात है, लेकिन आप राजनीतिक संगठन भी नहीं हो, सामाजिक संगठन मान लो, सांस्कृतिक संगठन आपका है ना। कभी देश की, मध्य प्रदेश की जो बच्चियां हैं उन पर फोकस किया है आपने कभी कि ये बच्चियां कहाँ उठ के जा रही हैं? बिल्कुल किया मैंने अभी नेक्स्ट वीक में जो गया अभी, उसमें सूचना के अधिकार में लगाया कि कितनी बच्चियां मध्य प्रदेश से लापता हैं। और यही विपक्ष के नेता जो उमंग सिंगार हैं उनको लेटर लिखा है कि हमें पूरी जानकारी उस चीज़ की दे कि कितनी बच्चियां लापता हैं। फिर उन बच्चियों को हम उनके घर तक जाने की, हम उनसे संवाद करने की बात करें कि बच्चियां आपके ढूंढने में प्रशासन ने कितनी मदद करी, नहीं करी, क्या हुआ। अगर वैसा सब होता है तो हम उसको लेकर एक बहुत बड़ा जन आंदोलन और बहुत बड़ा तांडव करने हम सरकार के विरुद्ध में उतरेंगे। ये तो चलिए बच्चियों की बात है, अच्छी बात है। अगर ऐसा कुछ होता है तो मध्य प्रदेश की बच्चियां सेफ रहेंगी।
एक बहुत बड़ा मुद्दा धर्म परिवर्तन का भी है। और मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि लव जिहाद तो उससे जुड़ा ही है, लेकिन यहाँ पे मिशनरीज का भी एक बहुत बड़ा दबदबा है। मिशनरीज भी बच्चों को, बड़े भी हैं, बड़े भी जा रहे हैं उसमें। करनी सेना कभी इस तरह की समस्या, क्योंकि सनातन के लिए काम करती है करनी सेना, तो धर्म परिवर्तन से आप मुसलमान भी बनाए जा रहे हैं, ईसाई भी बनाए जा रहे हैं, आप की हिंदू लोग जा रहे हैं, तो कभी उनको रोकने के लिए कोई तैयारी नहीं की आप लोगों ने? इसमें क्या भूमिका है इसकी? देखिए, दो चीज़ें मैम, कि एक तो जो सनातन धर्म है, हिंदुस्तान जो है, उसमें अलग अलग शासकों ने अलग अलग तरीके से राज किया, हमें धर्म परिवर्तन करने के लिए बाध्य किया। औरंगजेब था तो उसने एक हाथ में तलवार और एक हाथ में रोटी लेकर धर्म परिवर्तन कराया। वहीं सेम क्रिश्चियनों ने भी किया, मशीनरी ने भी किया, एक हाथ में रोटी और एक हाथ में बाइबिल लेके। आप बाइबिल अपनाओगे तो आपको रोटी मिलेगी। तो ये सब चीज़ की, और हमने ये चीज़ सभी धर्मों को बताई कि हमारे धर्म से सीखो। हमने कभी पार्शलिटी नहीं की कि हमने किसकी मदद की है, कितनी ट्रस्ट चल रहे हैं, कितने हॉस्पिटल चल रहे हैं, कितनी जगह शिक्षा के मंदिर चल रहे हैं। मैं यही बोल रहा हूँ कि मैं वहीं पहुँच रहा हूँ। तो हमने कभी बाध्यता नहीं की है, क्योंकि हमारे धर्म से आपको सीखना पड़ेगा। बहुत हो चुका कि हमें क्रिश्चियन धर्म सीखना है या फला धर्म सीखना है। आज हमारे धर्म से आप सीखिए। अब आपके कड़वे सवाल का कड़वा जवाब देता हूँ। खुड़ेल थाने में इंदल सिंह राणा का प्रकरण दर्ज है, जिसमें मैंने अभी जमानत नहीं ली है, मैं अभी उसमें फरार हूँ। किस लिए? कि एक मिनी चर्च 7 लोग मिलकर चलाते थे घर में, हाउस चर्च जिसको बोलते हैं, और वहां धर्म परिवर्तन की बात करते थे। धर्म परिवर्तन के लिए बाइबिल लगा रखी थी उनने। जब मैं वहां पहुंचा तो आरएसएस पहले से वहां मौजूद था, लेकिन बाहर से सब चिल्ला चोट कर रहे थे बस। और मैं जहां वहां पहुंचा और मैंने उनका घर पूरा तहस नहस करके तोड़ा। उसके बाद 7 संदिग्ध उसमें से निकले, और 7 संदिग्ध निकलने के बाद 3 महिला और 4 पुरुष थे। वहां से फिर वहां वो निकले और 2 लोग निकले जो युवा थे। फिर उन्होंने बयान दिए कि दादा हमको ये धर्म परिवर्तन करा रहे थे, उनने सर्टिफिकेट भी नहीं दिया है, 1 लाख रुपए की बात थी वो भी नहीं दिए हैं, मेरे बच्चे की फीस भी नहीं भरी है। तब जाके वो मामला हमारे सामने आया। उनने फोन लगाया करनी सेना अध्यक्ष को, इंदल सिंह राणा को, नेट पे से नंबर सर्च करके। आपको यहाँ पहुंचना पड़ेगा। विदिन 10 मिनट में वहां पहुंचा था मैं। उसके बाद जो वहां हुआ है वो आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं। और खुड़ेल थाने का आज भी मैं अपराधी हूँ, जिसमें मैंने जमानत नहीं ली है, जिसमें मुझ पे मुकदमा दर्ज है। अभी आप पता कर सकते हैं। तो आप यहाँ बैठे बैठे बता रहे हो, अभी आप तो धर्म परिवर्तन को लेके जो क्षत्रिय करनी सेना जो स्टैंड लेती है वो आप को सुनाई देगा, दिखाई देगा। अच्छा, मध्य प्रदेश के, क्योंकि मध्य प्रदेश छोटा सा राज्य तो है नहीं, काफी बड़ा राज्य है और बहुत सारे राज्यों की सीमाएं जुड़ती हैं इससे। इंटीरियर एरिया में जिस जगह पे आप हैं, उस जगह से किसी दूर जगह से अगर कोई खबर आती है कि यहाँ पर इस तरह की कोई हरकत हो रही है, चाहे वो धर्म परिवर्तन की हो, बच्ची को उठाने की हो, लव जिहाद की हो, तो वहाँ पर फिर आप किस तरह से स्टैंड लेते हैं? कैसे आप मैसेज पहुँचाते, कैसे उसको बचाएंगे आप? वहाँ सब मेरे भाई होते हैं और शेर हैं वो। कोई भी पीछे नहीं हटता मुकदमा लगने से, कोई भी पीछे नहीं हटता मरने से और मारने से। तो इस संगठन की एक खूबसूरती है कि यहाँ बड़े पेचीदा लोग और उलझे हुए लोग हैं, जो दिमाग से तो सोचते ही नहीं है, दिल से सोचते हैं। अगर कहीं मामला फंसता है दूर दराज भी, तो वहाँ हमारा संगठन, आज 22 राज्यों में हमारा संगठन एक्टिव है। तो दूर दराज के गाँव में कहीं ना कहीं 40 किलोमीटर पे ऐसा तो है ही कि हमारा आदमी वहाँ मिलेगा आपको, और मिलेगा तो वो टीम लेके पहुंचेगा। बस केवल आपने मैसेज किया, फोन किया कि फला जगह ऐसा हो रहा है, आपको क्षत्रिय करनी सेना की टीम तुरंत पहुंचती है। मध्य प्रदेश में कहीं भी ले लो आप, रीवा, सतना, कहीं भी ले लो आप, मतलब आप झावा तक भी बोलेंगे, पेटलावत तक भी बोलेंगे, या दूर दराज में जहाँ बॉर्डर है वहां तक भी बोलेंगे, तो क्षत्रिय करनी सेना का बंदा आपको मिलेगा और वो आपकी हेल्प करेगा। लेकिन क्षत्रिय सेना की पहुंच जो है ना, मैं अपना व्यक्तिगत आपको एक्सपीरियंस बता रही हूँ, है नहीं जी। जहाँ क्षत्रिय करनी सेना आप बोले, क्षत्रिय करनी सेना पे आरोप सीधे सीधे लगा रहे हैं कि क्षत्रिय करनी सेना की उतनी पहुंच है नहीं वहाँ, तो मुझे पता नहीं चलेगा तो मैं कैसे पहुंचूंगा? जबकि वहां तो रेलवे पुलिस होगी,
रेलवे पुलिस होगी, मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। आपने सीधा सीधा आरोप मुझ पे लगाया है कि क्षत्रिय करनी सेना की इतनी अप्रोच नहीं थी कि वो वहां जाके, तो हमें कहीं हम शक्तिमान नहीं और हमें कहीं सपना नहीं आ रहा है कि हम जाके वहां तुरंत पहुंच जाए, जब तक हमें कोई आगे से मामला नहीं आएगा। तो और ये तूतू मेमे की चप्पल जूते की लड़ाई, इसमें करनी सेना कुछ नहीं कर पाएगी। शक्तिमान नहीं है आप, मैं नहीं मानती हूँ शक्तिमान जो मतलब काम कर रहे हैं वो शक्तिमान ही होते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि लोगों तक ये मैसेज होना चाहिए कि करनी सेना आपके साथ खड़ी है, ये कहने का मतलब है मेरा। मैं यही बोल रहा हूँ उसको आप विस्तार कैसे देंगे? मैं यही बोल रहा हूँ आपको कि जब तूतू मेमे और थप्पड़ मुक्के की लड़ाई होगी तो वहां आपको क्षत्रिय करनी सेना कुछ नहीं करेगी। मैं आपको बोला, नारी अस्मिता की बात होगी या कोई बड़ा हिंदू पे प्रहार होगा कि भाई अनलीगल किसी लड़के को मारा ही जा रहा है, अब सूटकेस दो लड़ गए आपस में, तो वहां हम क्या करेंगे करके? आपकी सामान्यता से लड़ाई है, हिंदू है मुसलमान है, आप लड़ लो। अगर आपसे नहीं बन रही तो हमको फोन लगाओ, हम लड़ेंगे, लेकिन आपको फोन तो लगाना पड़ेगा हमको। अब हम ये बताने कैसे आएंगे आपको कि हमको इस नंबर पे फोन लगाना पड़ेगा, जबकि सारे नेट पे नंबर डले हैं। आज आप गूगल करेंगे तो सर्च करेंगे तो सब हम मिल जाएंगे आपको। तो वो तो आपके ऊपर है ना कि आप हमको फोन लगाएं। ठीक बात है, पर मुझे जो लगा वो मैंने आपसे पूछा कि शायद और विस्तार करने की जरूरत है करनी सेना को। हम सिम्मी से लड़ने वाले लोग हैं, हम देश के लिए लड़ने वाले लोग हैं। इसको अखंड भारत बनाने में राजपूतों का रक्त बहा है, अखंड भारत बनाने में। आप समझ सकते हैं कि राजपूत गुलाम कब थे? देश तो गुलाम था, राजपूत गुलाम कब थे? अभी भी शादाब सोलंकी तो मिल ही जाते हैं। मैं यही बोल रहा हूँ आपको कि राजपूत गुलाम कब मेरा थे? इशारा नहीं समझ गया हूँ मैं, समझ गया हूँ मैं, इशारा समझ गया हूँ। तो हम लोगों ने तो आगे रह के भारत को अखंड भारत बनाने में सरदार पटेल जी के कहने में और नेहरू जी के कहने में राजे रजवाड़े सब दान दिए हैं, तब जाके अखंड भारत बना है। तो हमसे आओ, बोलो आप क्या मदद चाहिए, हम बोलो, हम करेंगे। अखंड भारत की बात की है आपने, मोदी जी भी करते हैं और उन्होंने नक्शा भी लगा दिया है दमदारी से, बिल्कुल नेपाल तक हिल गया उनके इस नक्शे से। ये क्या हो गया भाई? क्या सोचते हैं आप, कब तक बन जाएगा अखंड भारत? क्या उस दिशा पे हम चल पड़े हैं? जी, अभी नींव रख दी है मोदी जी ने, हाँ, लेकिन समय लगता है हर चीज के लिए, लेकिन अखंड भारत बनेगा जरूर। अपने सपनों का भारत, अपना भारत और अखंड भारत एक दिन बनेगा जरूर। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपटल पर तो है ही, वो विदेश में भी वो बहुत छाए हुए हैं। बड़े बड़े सम्मान, जो हर एक राष्ट्र का जो उच्च सम्मान होता है, सर्वोच्च सम्मान, वो भी उनको मिला है। आपको कैसे लगती है, मोदी जी में क्या खासियत लगती है? मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और उनके नेतृत्व में देश आगे बढ़ा ही है, हिंदू राष्ट्र होने जा रहा है। अब आगे योगी जी भी हैं हमारे पास, लीडरों की लाइन जो फेयर लिस्ट है वो तैयार है, सेकंड लाइन में भी है, और उनने उनकी शुरुआत कर दी, उनने उनका बेस्ट दे दिया है। जो उम्मीद थी उनसे उससे ज़्यादा बेस्ट उनने दे दिया है देश के लिए, अपने भारत के लिए। आपने भी तय कर लिया कि मोदी जी के बाद योगी जी आने वाले हैं? मैं तो बोल ही रहा हूँ ना, फेयर लिस्ट तो तैयार है, जो उनकी आइडियोलॉजी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सरकार का हिस्सा बन जाएंगे, सरकार जो उनकी आइडियोलॉजी, उनको बढ़ाने के लिए लोग तो है ना, तो वो लोग तो आ ही गए हैं अब, और बढ़ के रहेगी आइडियोलॉजी है, अखंड भारत भी बनेगा। अभी 2 दिन पहले की बात है, सपा सांसद राजी लाल सुमन है, उन्होंने बड़ा अजीब बात कही है। उन्होंने ये कहा कि गद्दार बताया उन्होंने राणा सांगा को। तो इतना जो इतिहास पढ़ा है, आपने कहीं पढ़ा है कि राणा सांगा गद्दार हैं? क्या जवाब देंगे? मैंने तो इतिहास में इतना ही पढ़ा है कि 80 घाव बदन पे होते हैं, हाथ कटा होता है और आंख नहीं होती है, तब जाके राणा सांगा कहलाता है। और इतिहास तो ठीक है, इन लोगों के दिमाग में भूसा भरा हुआ है। ये लोग जानबूझ के ऐसा कृत करते हैं क्योंकि इनके दिमाग में गंदगी है, और उस गंदगी को साफ करने का इलाज, क्योंकि हम तो इलाज करने वाले लोग हैं, क्षत्रिय करनी सेना के लोग हैं, इसका इलाज समय पे बहुत अच्छे तरीके से किया जाएगा। और इस सांसद की, इस कुत्ते की जीवान काट के इसके हाथ में दी जाएगी, क्षत्रिय करनी सेना करेगी। इसके साथ राणा सांगा बनने के लिए 80 घाव खाना पड़ते हैं शरीर पे, कायरों की तरह जीवान नहीं हिलाना पड़ती सांसद में। जो सपा है उस पार्टी को निकाल देना चाहिए उसको, अभी तक तो गंदगी भरी हुई है दिमाग में, वो गंदगी साफ करेंगे बहुत जल्दी। नंबर 13 है प्यारे, बहुत जल्दी इंतजार कर, अब तू क्षत्रिय करनी सेना आएगी तेरे पास। चलिए हम कुछ रैपिड राउंड करेंगे अब आखिरी में, कुछ सवाल एक वर्ड में आपको देने हैं जवाब उनके। तो रैपिड राउंड शुरू करते हैं हम।
इंदल जी से सबसे पहला सवाल है, बेस्ट सीएम मध्य प्रदेश के अभी तक कौन लगे आपको, सीएम शिवराज या फिर मोहन यादव? दोनों ही अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन पढ़ा है अर्जुन सिंह जी बेस्ट सीएम थे। अच्छा, मैंने अर्जुन सिंह का नाम ले लिया, मैंने शिवराज जी और मोहन जी। मैं बोला दोनों अपनी जगह बेस्ट है, दोनों ने अपनी जगह अच्छा किया। और जो मोहन यादव जी हैं, वो जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि वो इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से करा लेंगे। और जो मामा जी हमारे थे, उनकी बड़ी भूमिका रही है एक समृद्ध मध्य प्रदेश बनाने में। एक आप यूँ कहेंगे कि जो नदी जोड़ो अभियान उनका था, वो बहुत कारगर सिद्ध हुआ है और इसके परिणाम भविष्य में आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। और उनको मैं मध्य प्रदेश का भागीरथ भी कहूँ तो गलत नहीं होगा। अच्छा। माननीय शिवराज जी को। और जो अपने अभी यादव जी हैं सीएम, वो प्रशासनिक लेवल पे बड़े मजबूत हैं। और जो मामा का जो व्यवहार था कि किसी को बुरा नहीं लगे या किसी से कुछ दो बातें गलत बोलने में नहीं आ जाए, तो ताकि इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा ढीला रवैया हो जाता था, वो शायद यहाँ दूर हो जाए। मैंने जहाँ तक देखा है अभी ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में भी और सब में देखा है, तो ताकि यहाँ कहीं उस चीज़ को अपन बोल सकते हैं कि दोनों ही अपनी अपनी जगह बेस्ट है। आपने बिल्कुल बड़ा आराम से जवाब दे दिया, किसी को भी कम ज़्यादा नहीं बताया। अभी आप कह रहे हैं कि हम दिल से काम करते हैं, ये दिमाग से काम किया है आपने। नहीं, इसको जवाब देना बोलेंगे तो कहाँ। चलिए, राणा के वंशज हैं आप, तो महाराणा प्रताप के लिए कोई कहना चाहें तो 2-3 लाइन में क्या कहेंगे? अडिंग वीर। हिंदुओं को ज़्यादा परेशानी किस बात से है, जातिवाद से है या सेकुलरिज्म से? दोनों से है। कैसे? एक बताइए। आप बिल्कुल बराबर जवाब दे देते हैं। जातिवाद से ज़्यादा, सेकुलरिज्म से नहीं है। देश का सबसे अच्छा नेता इस समय कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये देखिए, आ गया ना। करनी सेना के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं करनी सेना के लिए यही कहना चाहूँगा कि करनी सेना ने मुझे बनाया है, मैंने करनी सेना को नहीं बनाया है। तो जो पहचान है, जो नाम है, वो करनी सेना की वजह से, क्षत्रिय करनी सेना की वजह से है। और क्षत्रिय करनी सेना ने मुझे बनाया है। जो मेरे संस्थापक हैं, जो राष्ट्र अध्यक्ष है डॉक्टर राज शेखावत जी, वो एक एक्समैन है, मिलिट्री में थे, देश की सेवा करी है, कश्मीर में युद्ध लड़े, और उनका एक ही सपना है कि अखंड भारत हो। भारत का जो निर्माण जो हो रहा है, जो भारत की कायाकल्प हो रही है, उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, गर्दन भी कटाना पड़े, तो हमें पीछे नहीं होना है और सदैव सनातन की रक्षा करना है। हमारा दायित्व है, हम क्षत्रिय हैं, हमें लड़ना है। तो मैं ऐसे राष्ट्र अध्यक्ष जी के साथ काम करके भी बहुत अभिभूत हूँ, और कहीं न कहीं उनकी जो सोच है उस पर चलने का मैं प्रयास करता हूँ। अगर मैं 10% भी वैसा हो पाया तो मैं अपना ये वाला जीवन सार्थक मानूंगा। न एरो की न गैरों की चलेगी करनी शेरों की, है ना? ना एरो की ना गेरो की, करनी सेना शेरों की। करनी सेना शेरों की। कोई ऐसा, चलते चलते एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ लेती। कांड तो आपने बहुत किए होंगे, एक कांड कोई ऐसा बताएं जिसमें आपको किसी ने ये कहा हो कि मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। कहाँ है? बताएं। ये क्रिश्चियन वाले कांड में अच्छा। एक मैडम थी, नैन्सी कुछ करके मैडम थी, तो वो विद्यासागर स्कूल है, वहाँ जॉब करती थी, मेरे बच्चे वहाँ पढ़ते थे। जब मैं जाता था तो मेरी अच्छी बॉन्डिंग थी, अच्छी ट्यूनिंग थी उनसे। तो तब भी वो यही बोलती डायलॉग के मुझको राणा जी माफ़ करना, मैं कुछ पूछता था। तो अब जब वो हाउस चर्च का जब मामला आया, तो वो मैडम भी उसमें संदिग्ध में मिली मुझे, और हाथ जोड़ के बोली मुझको राणा जी माफ़ करना। तो ये वाक्य मेरे साथ हुआ है, और उस समय थोड़ा लगा भी, लेकिन हम जो लोग वो कर रहे थे वो अच्छा नहीं था। तो अंतरात्मा की आवाज़ सुनी और न्याय के लिए ही बात करी। मतलब माफ नहीं किया? माफ नहीं किया, राणा जी ने माफ नहीं किया मैम, सजा दिलवाई नहीं किया मैम। जो सनातन के विरुद्ध में रहेगा वो देश का नहीं है। एक शब्द, एक लाइन हमारे खबर प्रधान के दर्शकों के लिए। खबर प्रधान की जो टैगलाइन है, सत्य और सटीक की शान, खबर प्रधान। और जो ब्रॉडकास्ट है उससे बहुत लोगों ने अप्रोच किया, लेकिन योग से यही जो मंच था और यही खबर का जो माध्यम था, खबर प्रधान, वो पता नहीं दिल से चुनने की इच्छा हुई, तो सीधा मैं दिल्ली से यहाँ आया। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि
एक धार होती है, एक जो तेज होता है, जो मैम का पूछने का तरीका है कि आप हमारे लिए केवल सामने बैठे जिन जो शब्दों के प्रहार थे जो थे, वो सत्यता है, वो वाकई में मैं और जगह भी गया हूँ, लेकिन जो सत्यता है, जो सत्यता की राह पे ने सवाल पूछा है, उसके लिए थोड़ा साहस चाहिए और वो साहस आप में हो सकता है। धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी व्यस्त शेड्यूल से आपने हमारे लिए समय निकाला और बहुत अच्छी बातें की, बहुत सारी बातें की, बहुत सारी दुविधाएं थी वो भी आपने पूरी की, ख़त्म की, उन दुविधाओं को समाप्त किया। और अब बहुत जल्द हम एक अच्छे और विषय पर बात करेंगे और आपसे फिर मुलाकात करेंगे। मैं हमेशा आपके आदेश के लिए तत्पर हूँ और जहाँ हमारी ज़रूरत लगे आपको, जहाँ क्षत्रिय करणी सेना की ज़रूरत लगे आपको, जहाँ नारी के सम्मान की बात लगे, जहाँ आपने बोला कि बेटी की जो बेटी के मामले हैं उसमें लगे, और कहीं भी आपको लगे, तो ये क्षत्रिय करणी सेना हमेशा तत्पर है न्याय के लिए और नारी अस्मिता के लिए, आपके सम्मान के लिए, इतिहास के संरक्षण के लिए और राजपूत उत्थान के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो हमारे साथ क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और मध्य प्रदेश के अध्यक्ष इंदल सिंह राणा थे। तमाम सवालों के उन्होंने जवाब दिए, बेधड़क तरीके से उन्होंने सारे सवालों के जवाब दिए। उम्मीद है आपको अच्छे लगेंगे, सारे सवालों के जवाब आपको भी मिले होंगे। और अगले पॉडकास्ट में हम फिर किसी नई शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।